हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। तो चलिए बात करते हैं। अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं बैंकिंग अवेयरनेस की। जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स है SBI PO IBPS PO, उन लोगों को टारगेट करके अभी हम बैंकिंग अवेयरनेस क्लास चल रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। आप लोग को याद होगा पिछले क्लासेस में हमने बैंकिंग के बारे में अभी हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, बैंकिंग का स्ट्रक्चर, स्थापना, उसके टाइप्स। तो आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग टाइप्स ऑफ बैंक, कितने प्रकार के बैंक भारत में कार्य कर रहे हैं। ठीक है। तो पिछले जितने भी पिछले वीडियोस आपने देखे होंगे उसमें आपको याद होगा कि हमने कहाँ तक बात कर लिया था कि भारत में बैंकिंग का एवोल्यूशन, आरबीआई की स्थापना क्यों की गई, उसका रीज़न क्या था, आरबीआई की स्थापना कब की गई और नेशनलाइजेशन कब किया गया। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन पढ़ लिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब आरबीआई की स्थापना हो गई, आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया गया, मतलब उसका सरकारीकरण कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उस समय तक भारत में कोई सरकारी बैंक नहीं थे, मतलब कोई भी राष्ट्रीय बैंक नहीं थे जिन पे आरबीआई अपना रेगुलेशन चला पाए। आरबीआई की स्थापना इसलिए की गई थी ना कि वो सारे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करे, उनका अच्छे से देख रेख करे। लेकिन उस समय तक कोई सरकारी बैंक तो थी ही नहीं। ऐसा नहीं था कि उस समय बैंकिंग सिस्टम नहीं था। भारत में बैंकिंग सिस्टम था, आज़ादी तक हमारे पास बैंकिंग सिस्टम था। अराउंड उस समय क्या है कि हमारे पास करीबन 600 बैंक थे उस समय। उसकी करीबन 5000 शाखा, तकरीबन 5000 ब्रांचेस थी भारत में जो कार्य कर रही थी। लेकिन क्या था कि वो कैसे काम कर रहे थे, वो सिर्फ काम कर रहे थे अपने प्रॉफिट के लिए। उनका टारगेट ग्रुप कौन सा था? वो रिच लोग जिनके पास बहुत पैसे थे और जो कि बिजनेस में लगे हुए थे या एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लगे हुए थे। बैंकों का टारगेट सिर्फ वो था। बट भारत सरकार का, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत को डेवलप करना था, भारत को आगे बढ़ाना था। तो भारत सरकार ने सोचा कि बैंक, जितने भी बैंक्स हैं जो काम कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं भारत के विकास में, भारत के डेवलपमेंट में। लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो एक प्राइवेट संस्था है और प्राइवेट संस्था हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचती है। वो कभी भी ग्रेटर गुड के बारे में नहीं सोचती, वो आम जनता या गरीब जनता के बारे में नहीं सोचती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि भारत में बैंकों को हम इसके जो राष्ट्रीय नीति है, जो विकास नीति है, उसके साथ जोड़े, मेन धारा में जोड़े। और भारत के जितने भी बैंक है, जो एक सिस्टम है बैंकिंग का, वो भारत में आम जनता या गरीब जनता जो कि गाँव में निवास करे, मेनली जो फोकस उस समय था, जो गाँव में रहते हैं उनके विकास में हेल्प करे। कैसे विकास में हेल्प करे? गरीब लोगों के पास जाए, उनके जो पैसे हैं वो बैंक में जमा हो और उनको जो भी कार्य करने के लिए, रोजगार करने के लिए, कृषि करने के लिए लोन प्रदान जो करे वो बैंक करे। जब लेकिन बैंक, उस समय जो बैंकिंग सिस्टम था वो ऐसा नहीं कर रही थी। वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग सिर्फ रिच लोगों को टारगेट कर रहे थे और जिनके पास पैसे थे उन्हीं लोगों से रिलेटेड थे। ठीक है। तब जाके भारत सरकार ने सोचा कि नहीं, इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, इनको अपने अधिकार क्षेत्र में लिया जाए। वो कैसे लेंगे कि जो भी भारत में बैंक उस टाइम काम कर रहे थे, बड़े बैंक जो अच्छे काम कर रहे थे, उनका शेयर सरकार खुद से खरीदे और उनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले, ताकि भारत के बैंकों को वो अपने हिसाब से चला सके, सरकार अपने हिसाब से चला सके, अपने देश के, भारत के विकास में चला सके। ग्रामीण क्षेत्र जो उनका नीति था देश के विकास में, उस विकास नीति में बैंकों को भी जोड़ सके। इसलिए सारे बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। ये बेसिक फंडा था। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो भारत का जो भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, वो 2 फेज में हुआ। ठीक है, समझ गए? आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1948 में। ठीक है। उसके बाद जो कि भारत का जितने भी बैंक थे उस समय, जो बैंक काम कर रहे थे, कमर्शियल बैंक जो भी थे, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया, उनका नेशनलाइजेशन किया गया। ये 2 फेज में किया गया। पहला फेज कब था? 1969 में। ठीक है। ये नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, इनको 2 फेज में किया गया। फर्स्ट फेज कब था? 1969 में। इस फर्स्ट फेज में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14 बैंकों का। ठीक है। अच्छा, उस समय तो बहुत सारे बैंक थे लेकिन सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया। सरकार ने कहा कि जिनका भी 50 करोड़ से ऊपर का बिजनेस है
50 करोड़ या उससे ऊपर का बिजनेस है, उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। तो पहला फेज कब हुआ? 1969 में। इसमें कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14 बैंकों का। और उनका जो भी पूंजी थी, जो भी बिजनेस आकार था, वो 50 करोड़ या उससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है। फिर इसका अगला फेज आया, वो कब आया? 1980 में। 1980 में दूसरे फेज का राष्ट्रीयकरण हुआ बैंकों का। ठीक है। इसमें कितने बैंकों का गया? 6 बैंकों को, 6 बैंक्स को का राष्ट्रीयकरण हुआ। उस समय क्या क्राइटेरिया लगाया गया कि उनका जिनका भी बिजनेस 200 करोड़ या उससे ज्यादा होगा, उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये 2 फेज में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है। अब समझ में आ गया कि क्यों राष्ट्रीयकरण किया गया और कब राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है। अब जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, बैंक सरकारी हो गए, अब वो आरबीआई के अंतर्गत वो काम करने लगे। अब बैंकों को बोला गया कि आप अब जाइए गांव में काम कीजिए, जो सरकार की नीति थी उनके अनुसार काम कीजिए। ठीक है। तो बैंकों का कार्य करने का दायरा बढ़ा। मतलब पहले बैंक क्या करते थे, जब स्टार्टिंग में, जब हमने पिछले क्लासेस में बात किया, पहले बैंक करते थे वो सिर्फ डिपॉजिट लेते थे, पैसे जमा करते थे और उनका लोन करते थे, जिससे उनको इंटरेस्ट मिलता था और ये प्रॉफिट के लिए काम करते थे। ठीक है। लेकिन भारत सरकार ने बोला कि नहीं, बैंकों का दायरा बढ़ाया जाए। बैंक जितने भी बैंक है वो गांव में जाएं, वहां पे अपने ब्रांचेस खोलें और वहां पे उनका दायरा बढ़े। वो लोन किनको दें? छोटे व्यापारियों को दें, जो कृषि कार्य में लगे हुए हैं, उनको इक्विपमेंट खरीदने के लिए या कृषि कार्य के लिए लोन दें। ठीक है। और इसके अलावा जो छोटे व्यापारी हैं या जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको आप लोन दीजिए। या जो जिनको घर बनाने की जरूरत है, जो कि हमारे यहाँ, उनको घर बनाने के लिए लोन दे। और भी बहुत सारी चीजें। तो उनका दायरा बढ़ गया, बैंकों का कार्य करने का क्षेत्र बढ़ गया। ठीक है। तो जब ये क्षेत्र बढ़ा तो बैंकों का आकार बढ़ा, बैंक के ब्रांचेस भी बढ़े। तो आरबीआई को मुश्किल होने लगी उन पे कंट्रोल करने में। ठीक है। अलग अलग क्षेत्र में काम करने लगे बैंक, तो कंट्रोल करने में दिक्कत होने लगी। तभी इसी समय एक नया कॉन्सेप्ट आया डेवलपमेंट बैंक का। ठीक है। डेवलपमेंट बैंक, ये कुछ स्पेशलाइज्ड बैंक को कैटेगराइज किया गया। ठीक है। उस समय कुछ स्पेशलाइज्ड बैंकों को कैटेगराइज किया गया, इनको नाम दिया गया डेवलपमेंट बैंक। इन बैंकों का क्या कार्य था? ये बैंक नॉर्मल जनता के साथ सीधे बिजनेस नहीं करते थे। ठीक है। जैसे कि नॉर्मल बैंक काम करते हैं, वैसे ये काम नहीं करते थे। ये क्या काम करते थे कि स्पेशलाइज्ड क्षेत्र में काम करते थे। जैसे नाबार्ड, ये किस क्षेत्र में काम करती थी? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। सिडबी, ये किस क्षेत्र में काम करती थी? तो बिजनेस के क्षेत्र में काम करती थी। ठीक है। एनएचई, ये किस क्षेत्र में काम करती थी? तो हाउसिंग लोन के क्षेत्र में काम करती थी। एक्सिम बैंक, ये किस क्षेत्र में काम करती थी? तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में। ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड बैंक थे, डेवलपमेंट बैंक थे, विकास। इस क्षेत्रों में जितने भी विकास कार्य हो रहे थे, उनके लिए ये काम करते थे। ठीक है। समझ में आ गया आपको? लेकिन इन बैंकों का एक रिस्ट्रिक्शन था, ये बैंक सीधा आम जनता के साथ काम नहीं कर सकते थे। मतलब कोई भी आम जनता इसमें खाता नहीं खोल सकता था। ये कैसे काम करते थे? और भी जितने बैंक थे उनके ऊपर इनका नियंत्रण था। वो इस क्षेत्र में जितने भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो भी विकास कार्य हो रहे थे, जो भी लोन हो रहे थे, उनका देखरेख नाबार्ड करने लगा। ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ कि आरबीआई पे प्रेशर घटा, तो ज्यादा अच्छे तरीके से उनका नियामकीय या नियंत्रण होने लगा। ठीक है। इस तरह से बैंकों का डेवलपमेंट, देखिए कैसे बैंकों का विभाजन हो रहा है, उनके कार्य के अनुसार उनका जो भी टाइप्स है बैंकिंग वो आ रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से जो भी बैंक हमारा आगे बढ़ा, इस तरह से चलिए नेशनलाइजेशन हो गया, बैंकों का सरकारीकरण हो गया, बैंक कार्य करने लगे। आगे चल के बैंक को बांटा गया अलग अलग प्रकारों में। ठीक है। वो कितने प्रकार के थे? तो स्टार्टिंग में सबसे पहले बैंकों को 3 प्रकार में बांटा गया। फर्स्ट था शेड्यूल्ड बैंक,
सेकंड था नॉन शेड्यूल्ड बैंक, और थर्ड था डेवलपमेंट बैंक, जिनके बारे में मैंने अभी थोड़ा सा आपको बताया, और भी डिटेल में हम आगे इसको देखेंगे। ये तीन तरह के बैंकों में बांटा गया। तो शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक थे जिनका जिक्र आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में किया गया है, वो शेड्यूल्ड बैंक थे। इस शेड्यूल में सारे बैंक कमर्शियल बैंक्स आते हैं, ठीक है। नॉन शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक है जो कि क्षेत्रीय क्षेत्र में छोटे छोटे क्षेत्रों में काम करते हैं, वो आरबीआई से उनको लाइसेंस नहीं मिला या वो सेकंड शेड्यूल में नहीं है, ये ठीक है। और डेवलपमेंट बैंक मैंने आपको बताया कि इनका निर्माण किसी विशेष क्षेत्र के विकास के लिए के देखरेख करने के लिए किया गया, ठीक है। इसके बाद शेड्यूल्ड बैंक को आगे बांटा गया। कितने भागों में? फर्स्ट है कमर्शियल बैंक, सेकेंड है कोऑपरेटिव बैंक्स, थर्ड है आरआरबीज, मतलब रीजनल रूरल बैंक, मतलब ग्रामीण बैंक, ठीक है। और इसके बाद 2014 में दो नए तरह के बैंकों का इंट्रोडक्शन हुआ भारतीय बैंकिंग सिस्टम में। इसमें पहला बोला गया पेमेंट बैंक, और जो अगला था वो था स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो इतने तरह के शेड्यूल्ड बैंक में इतने तरह के बैंक है, 5 तरह के। पहला कौन सा है? कमर्शियल बैंक। दूसरा कौन सा है? कोऑपरेटिव बैंक्स। तीसरा रीजनल रूरल बैंक्स। चौथा पेमेंट बैंक। ये दो बैंक जो हैं ये अभी नए इंट्रोड्यूस हुए हैं 2014 में, ठीक है। इससे पहले ये 3 तरह के बैंक थे, उसके बाद ये दो जो हैं वो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो इनका जो कार्य था, ये बंटवारा कैसे हुआ? उनके कार्य करने के, उनका कार्य क्षेत्र के अनुसार ये बांटा गया, ठीक है। चलिए अब इसको एक एक करके हम लोग आगे देखते हैं, इसके बारे में, इस पर कुछ टॉपिक से बात करते हैं, इसके की फैक्टर्स क्या हैं वो बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रहते हैं, इसके लिए इसके बारे में जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारत में कमर्शियल बैंक कौन कौन से हैं या फिर उनका कार्य क्या है? कमर्शियल बैंक उन बैंकों को बोला जाता है जो सीधे जनता के साथ काम करते हैं। मतलब जितने भी बैंक आप देखते हैं हमारे सामने जिसमें हमारा खाता है, वो सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो कैसे डिफ्रेंशिएट करता है कमर्शियल बैंक को आरआरबी से या फिर कोऑपरेटिव बैंक से। तो इसका की फैक्टर्स नोट कर लीजिए। जितने भी कमर्शियल बैंक्स है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में के अनुसार कार्य करते हैं, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुसार कार्य करते हैं। इनका कार्य क्या क्या है? तो जनता से डिपॉजिट लेना, उनके खाते खोलना, ठीक है। उसके बाद उनको क्रेडिट प्रोवाइड करना। अच्छा, कमर्शियल बैंक जो है इनका स्पेशलाइज्ड कोई ये नहीं बांटा गया है कि आपको सिर्फ इसी क्षेत्र में काम करना है। कमर्शियल बैंक सारे क्षेत्र में काम कर सकते हैं। मतलब कि इनके लिए टर्म एक यूज होता है यूनिवर्सल बैंकिंग, एक टर्म यूज होता है बैंकिंग में, यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग मीन्स वो सारे काम जो एक बैंकिंग सेक्टर में यूज होते हैं वो सारे काम कमर्शियल बैंक करते हैं, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट भी आता है, जिसमें कि बीमा भी आता है। आजकल तो बैंक बीमा भी करने लगी है, हेल्थ इंश्योरेंस करने लगी है, कार इंश्योरेंस करने लगी है, ठीक है। तो बैंकों का कार्य करने का दायरा बहुत बढ़ गया है। इसीलिए कमर्शियल बैंक वो बैंक है जो कि जनता के साथ सीधे बिजनेस करती है, ठीक है। समझ में आ गया? जिसमें हमारा खाता खुलता है, जहाँ से हम लोन लेते हैं, और भी बहुत सारी बैंकिंग फैसिलिटीज जो हैं वो कमर्शियल बैंक हमें प्रोवाइड करती है। तो कमर्शियल बैंक में कौन कौन से हैं? कमर्शियल बैंक में कौन कौन से बैंक आते हैं? जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक जितने भी हैं, वो सारे
कमर्शियल बैंक्स में आते हैं, जैसे कि एसबीआई, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जितने भी कमर्शियल, जितने भी पीएसयूज बैंक हैं, वो सारे बैंक कमर्शियल बैंक में आते हैं। ठीक है, अभी अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चेंजेस हुआ है 1 अप्रैल 2020 के बाद कि भारत में बैंकों की, पीएसयू बैंकों की संख्या कम हो गई है। कैसे कम हो गई है? क्योंकि मर्जर हुआ है अभी। तो अभी कितने बैंक रह गए हैं? 12। टोटल जो 12 पीएसयू बैंक ही अभी रह गए हैं। जो मर्जर हुआ है उसके बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, एक हमारे साइट पे, हमारे जो ये यूट्यूब चैनल है इस पे अपलोडेड है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसका भी जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट बैंक्स। अच्छा, प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स में क्या अंतर है? पीएसयू बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनमें सरकार की भागीदारी 50% या उससे ज्यादा रहती है। ठीक है, भागीदारी मतलब उनके शेयर्स, जो भी उसका अधिकार क्षेत्र होता है वो 50% उससे ज्यादा रहता है, उसको पीएसयू बैंक्स बोलते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो ये हिस्सेदारी रहती है वो प्राइवेट सेक्टर की ज्यादा रहती है, किसी निजी कंपनी की ज्यादा रहती है। ठीक है, लेकिन ये सारे जो भी प्राइवेट बैंक्स हैं उनको भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है। वो भी आरबीआई के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। जो रूल एंड रेगुलेशन पीएसयू बैंक्स के साथ पर निर्भर जो भी आता है वही प्राइवेट बैंक्स पर भी एक्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट बैंक्स के बाद कौन सा बैंक आता है? तो फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स वो बैंक है, विदेशी बैंक, नॉर्मल हिंदी भाषा में समझिए। इनका बेसिक क्या है कि जो बैंक जिनका मुख्यालय तो है विदेश में कहीं, लेकिन उनकी शाखाएं हमारे यहाँ हैं, उसको हम लोग फॉरेन बैंक कहते हैं। लेकिन उन पे भी आरबीआई एक्ट लागू होता है, वो भी आरबीआई के अंतर्गत कार्य करते हैं। जो भी रूल एंड रेगुलेशंस है वो भी जितने भारत के हैं वो सारे उस पर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक बैंक है जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका, उसका मुख्यालय यूएसए में है लेकिन उसकी शाखाएं हमारी यहाँ हैं, वो विदेशी बैंक हुआ, उनको हम लोग फॉरेन बैंक्स बोलते हैं। ठीक है, ये 3 तरह के बैंक कमर्शियल बैंक में आते हैं। समझ में आ गया आपको? इसका मेन क्या है कि वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत कार्य करता है। उनका कार्य क्या क्या है? आम जनता का खाता खोलना, उनके पैसे डिपॉजिट करना, उनको लोन प्रोवाइड करना, उनका इन्वेस्टमेंट में जो भी उनको इन्वेस्टमेंट करना है उसमें हेल्प करना, सरकार का जो भी फंड्स है, जो भी पैसे हैं उनका लेन देन करना, ये सारी चीज़ें आती हैं कमर्शियल बैंक में। ठीक है, अब दूसरे पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड टाइप है, जो सेकेंड टाइप आता है वो है कोऑपरेटिव बैंक। अच्छा, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है? ये कैसे कमर्शियल बैंक से अलग हैं? देखिए, कोऑपरेटिव का मतलब क्या है? कोऑपरेशन मतलब सहयोग। कोऑपरेटिव बैंक जो भी है वो राष्ट्रीय स्तर पर काम नहीं करते। ठीक है, और उनमें एक बेसिक डिफरेंस है जो कि कमर्शियल बैंक से अलग है। उन पे वो जो कार्य करते हैं वो कार्य करते हैं इस पे सॉरी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965 के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, इसके अंतर्गत वो कार्य करते हैं। जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं भारत में, ये इसके अंदर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अर्बन और एक होते हैं रूरल। ठीक है, मतलब एक शहरी और एक ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। इनका दायरा बहुत सीमित होता है। ये या तो स्टेट तक, मैक्सिमम स्टेट तक ही सीमित होते हैं। ये आरबीआई एक्ट इन पे काम करता है, आरबीआई एक्ट भी काम करता है, लेकिन इनका जो मेन है, जो सारा मैनेजमेंट होता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत होता है। आरबीआई फंक्शंस में थोड़ा उसको देख करती है, बट जितने भी मैनेजमेंट होता है, इनका जो भी फंक्शन होता है, जो भी नीतियां बनाते हैं, वो इनका मैनेजमेंट खुद बनाता है। ठीक है, और इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो नॉर्मल कमर्शियल बैंक से अलग होता है, थोड़ा सा हायर होता है। इनका जो मेन काम है, वो जो मेन काम है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, कृषि से रिलेटेड चीज़ों के लिए लोन करते हैं। लेकिन इनका फंड कहाँ से आता है? खाते रहते हैं इसमें लोगों के, लेकिन इनका जो ज़्यादातर फंड है वो आता है इनके शेयर होल्डर्स के द्वारा। इनके जो मेंबर्स होते हैं, कोऑपरेटिव समूह जो होते हैं, उनका मेंबर्स द्वारा इनका फंड आता है। ठीक है,
ये समझ में आ गया कोऑपरेटिव बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आरआरबीज, जो ग्रामीण बैंक है। अच्छा, ग्रामीण बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं। ठीक है, ये शहरों में इनकी ब्रांचेस बहुत कम होती हैं, इनके ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं। इनका मेन फोकस होता है वो कृषि क्षेत्र होता है। कृषि क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी लोन्स होते हैं ये वो किसानों को प्रोवाइड कराते हैं। इसीलिए इस ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये किस एक्ट के अंतर्गत काम करते हैं? ये काम करते हैं आरआरबी एक्ट। ये आरआरबी एक्ट के अंतर्गत काम करते हैं, आरआरबी एक्ट 1976। ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये एक्ट है आरआरबी एक्ट, इनके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कार्य नहीं करता, लेकिन कार्य करता है। उस पर भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी इन पे इफेक्ट डालता है, लेकिन लिमिटेड रूप में। जैसे कमर्शियल बैंकों पे नहीं, उस तरह से नहीं कार्य करता। ठीक है, आरबीआई का इन पे भी देख रेख होता है, बट लिमिटेड होता है। समझ में आ गया? तो जो क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि आरआरबी किस एक्ट के थ्रू काम करते हैं, तो आरआरबी एक्ट 1976। अच्छा, इसमें 2-3 और भी की फैक्टर्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीछे, वो मैं आपको बताता हूँ। आरआरबीज का, ग्रामीण बैंकों का जो स्थापना किया गया वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन से किया गया? नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशन से आरआरबीज की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये इससे क्वेश्चन पूछा गया, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, एक और कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो आरआरबीज होते हैं ग्रामीण बैंक में होते हैं, उसमें हिस्सेदारी कितनी होती है। अच्छा, ठीक है, इसमें हिस्सेदारी अलग अलग होती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर्ड बैंक। एक स्पॉन्सर्ड बैंक होता है। स्पॉन्सर्ड बैंक मतलब जितने भी ग्रामीण बैंक है वो किसी न किसी बड़े पीएसयू बैंक द्वारा स्पॉन्सर्ड किए गए हैं। ठीक है, स्पॉन्सर्ड मतलब कि वो जो फंड्स होते हैं, जो भी होते हैं, वो उनसे रिलेटेड कार्य करते हैं। ठीक है, उसको स्पॉन्सर्ड बैंक बोला जाता है। तो ये हिस्सेदारी कितनी है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है उसका 50% हिस्सेदारी होता है। स्टेट गवर्नमेंट का जो होता है वो होता है 15%, और जो स्पॉन्सर्ड बैंक होता है उसका 35% हिस्सेदारी होती है ग्रामीण बैंकों में। ठीक है, इसको आप जरूर नोट डाउन कीजिए। ये इससे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, इस तरह से इतने तरह के बैंक हो गए। कितने तरह के बैंक हो गए हमारे यहाँ? कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स और आरआरबीज, और एक डेवलपमेंट बैंक जो हम जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया था। डेवलपमेंट बैंक जिनका निर्माण किया गया था किसी स्पेशलाइज्ड क्षेत्र में, जो काम करते हैं, जैसे कि आरआरबीज काम करती है ग्रामीण क्षेत्रों में, इनका मुख्य फोकस कृषि क्षेत्र में है। उसी के नियामकी के लिए डेवलपमेंट बैंक्स का निर्माण किया गया था। डेवलपमेंट बैंक हमारे यहाँ 4 हैं, नाबार्ड, एक्सिम बैंक, एनएचई और सिडबी। ये सारे स्पेशलाइज्ड क्षेत्रों में काम करते हैं। नाबार्ड काम करता है एग्रीकल्चर क्षेत्र में, एक्सिम बैंक काम करता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट क्षेत्र में, एनएचई काम करता है जितने भी हाउसिंग लोन्स होते हैं उनके इसमें, और सिडबी काम करता है जितने भी बिजनेस पर्पस लोन होते हैं छोटे, उन लोगों के लिए ये काम कार्य करता है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि ये सारे इंपॉर्टेंट हो गए, ये पहले से था। और एक 2014 में 2 नए तरह के बैंकों का इंट्रोडक्शन हुआ भारतीय बैंकिंग सिस्टम में। वो 2 कौन से थे? फर्स्ट था पेमेंट बैंक। आपने सुना होगा, अभी नया कॉन्सेप्ट आया है पेमेंट बैंक, और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और दूसरा था स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, ये तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इन दोनों बैंकों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले सेशन में। तो हम लोग जब मिलेंगे अगली बार तो इन दोनों बैंकों के बारे में डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी नया है, नया इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब अच्छे से ध्यान रखिए अपना, और पढ़ते रहिए, खूब मेहनत कीजिए। इस साल सफलता जरूर मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी टाइप ऑफ बैंक्स मैंने बताया उसको आपने नोट डाउन किया होगा, आप उसको समझे होंगे। कुछ भी अगर कन्फ्यूजन होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकन दबाइए ताकि ये आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली, अपने जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उसमें इसको शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।